औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, मुल्क के अंदर मुसलसल इस वक्त डेवलपमेंट्स का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं दूसरी जानिब अगर सियासी पारी की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देता है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि जनाब अगर मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब निकालूं तो वो सूरत हाल ये है कि वाज़े पैगाम दिया गया है कि कोई कितना भी बड़ा सियासत का चैंपियन क्यों ना हो, अगर वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है या फिर दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है या फिर दहशतगर्दों को पनाह देता है तो ये चीज़ किसी भी तौर पर रियासत तस्लीम नहीं करेगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम नुक्ता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेशावर में मुनक्किद की गई थी और वहाँ से बैठकर जो है वो दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वालों को वाज़े तौर पर दो ऑप्शंस दिए गए थे कि या तो जो दहशतगर्द आपकी पुष्टपनाही के अंदर मौजूद हैं उनको रियासत के हवाले कर दिया जाए या फिर रियासत के साथ मिलकर उन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए या फिर अपने खिलाफ भी किसी ऑपरेशन के लिए आप जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रहें, क्योंकि ये सूरत हाल अब दिखाई दे रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो है वो सामने आई है जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर दिखाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वज़ीर आला को तब्दील करने की बात हो गई और अब नए वज़ीर आला जो आए हैं सोहेल आफरीदी साहब, जो कि नामज़द वज़ीर आला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, इस हवाले से अता तारड़ साहब ने और एमल वली खान साहब ने जो है वाज़े तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात कही है कि इनको लाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि ये दहशतगर्दों के सबसे बड़े सहूलतकार हैं, दहशतगर्दों के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और इनको रियासत मुखालिफ बयानात देने के हवाले से जो सूरत हाल पैदा होती है उसके तनाजुर में इनको वजीर आला नामजद किया गया है। लेकिन अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से यह बात वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि वो पहली मरतबा जो है वो MPA बने हैं और उनको पहली मरतबा ही MPA बनने के बाद उनको पहले वजारत दी गई हायर एजुकेशन कमीशन की और अब उनको वजीर आला नामजद कर दिया गया। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर मुकम्मल एक सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, एक खाके का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त बानी PTI के जो बयानात आ रहे हैं या बानी PTI की जानिब से जो फैसले सामने आ रहे हैं वो भी किसी तौर पर इसी जानिब इशारा करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ऐवान बाला की तो वहाँ पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लगाया गया है। ऐवान ज़ेरी में जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये सूरत हाल अब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ सूरत हाल ये पैदा होती है कि खुद मुखालिफिन ये बात कहने पर हक बजानिब हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी जानिब से ये बात जो है वो खुलकर बयान नहीं की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो उनके फैसलों में ये चीज़ आया होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा अहल रहनुमा मौजूद नहीं है या फिर कोई कारकुन या रहनुमा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके, तो आया अपनी जमात से नहीं बल्कि दूसरी जमातों से लोगों को लाकर जो है वो उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानान कैम में वार्मली वेलकम कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, अब सूरत हाल ये सर कि खैबर पख्तूनख्वा में तो वाज़े तौर पर ये तब्दीली दिखाई दे रही है कि गंडापुर साहब को हटाकर जो है वो सोहेल आफरीदी साहब को नामजद कर दिया गया वज़ीर आला। अब इस पर हुकूमत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? दूसरी जानिब डॉक्टर इबाद साहब जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो आज़ाद अरकान हैं हम उनकी मदद से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाने का एक बड़ा एफसेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो भी मेंबरान हैं, ईच एंड एवरी मेंबर हैज द राइट एंड प्रिविलेज टू बी द चीफ मिनिस्टर, और वो अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहे तो ये उनका प्रोग्रेटिव है, ये हमारा नहीं। यकीनन अपोजिशन जो है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो इक़्तिदार में आए और वो अपनी कोशिश करने में हक बजानिब भी है। तो अगर डॉक्टर इबाद साहब ये बात कर रहे हैं तो उनको अपना हक इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर वो उसको सरअंजाम दे सकें तो फबिया। अगर वहाँ के दीगर MPA समझते हैं कि माजी की जो हुकूमत थी उसने KP में मईशत को बेहतर नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं किया, डेवलपमेंट का काम नहीं किया, अराकीन को मुतमईन नहीं किया, असेंबली के लोगों को मुतमईन नहीं किया, और उनके ये 5 साल ज़ाया ना हो जाए तो वो एक बेहतर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ये कम्प्लीटली उनका अपना प्रोग्रेटिव है और ये हर को यह हक हासिल है कि वो
बेहतरी की तरफ जाए, और अगर उससे कोई गलती कोताही या उनका स्टेटस को तो उसको रद्द करके वो एक नए रास्ते को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। जी हसन मुर्तज़ा साहब, ये सूरत हाल आपकी नज़र में कैसे दिखाई देती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सियासी पारा इस हद तक हाई किया जाएगा, अभी तो आप लोगों के आपस के दरमियान भी काफ़ी मामला चल रहे थे, उस पर सीज़ फायर हुआ है, लेकिन अब जो ये सूरत हाल तीसरी जानिब से पैदा हुई है, आप लोग कैसे देखते हैं बतौर इत्तेहादी? बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपने हमारे सीज फायर के हवाले से जो बात की है, तो हमारा ऐसा कोई झगड़ा नहीं है ज़ाती जी कि जिसकी बुनियाद पे सीज फायर हो या खामोशी हो जाए, या हम उनके इत्तेहादी हैं, उनके हिमायती हैं, उनकी हुकूमत बेशक उसका हम हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उनके साथ हैं। उनके हर अच्छे बुरे का जो है वो जिम्मेदारी है आयद होती है हम पे। बेशक अच्छे का तो वो क्रेडिट हमें नहीं लेने देते, लेकिन उनके बुरे किए का जो है वो डायरेक्टली हमारे जिम्मे होता है। तो इन हालात में हम इशू टू इशू तो बात करते रहेंगे, करते रहे हैं। ज़ाती हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है जी। हमने उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है हमेशा। उसके सम्राट जो भी आए हैं, तो इशू टू इशू हम कोई सीज फायर नहीं है जी। अगर कोई गलत करते हैं तो उसे हम ज़रूर गलत कहेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब पंजाब तशरीफ लाए, उन्होंने मरियम बीबी की तारीफ भी की, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है हम यकीनन उस पर तनकीद भी करते हैं। दूसरी जो सूरत हाल केपी के अंदर है वो बिल्कुल इसी तरह है जी। बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान की, और वो लोग हमारे सुकून के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान कर रहे हैं हम पे। यकीनन पूरी कौम उनके साथ खड़ी है इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर। जो भी आज उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, यकीनन हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ खड़े हैं। और उनको जंग के हवाले से देखें, बाकी हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं अफवाज पाकिस्तान में, शख्सियात के साथ नज़रियाती इख्तलाफ भी है, लेकिन जहाँ तक उनकी कुर्बानियों का ताल्लुक है उससे पूरी कौम इनकार नहीं कर सकती, और उन कुर्बानियों को रायगां भी नहीं जाने देंगे। जिस सूरत भी हो, इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम उनके साथ है। और ये हालात हैं। बाकी सीएम जो भी बने, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये रवैये और ये तब्दीली जमहूरी होनी चाहिए। इससे कोई गैर जमहूरी जो स्मेल है वो नहीं आनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के को सामने मद्देनज़र रख के हमें फैसले करने होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बहुत देर कर दी है, और अगर अब हमने देर की तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी। निहाल हाशमी साहब, यहाँ तो सूरत हाल ये भी दिखाई दे रही है कि अगर ये मामलात हैं, पेशावर में जो है वो DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि एक तासुर जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आया है। वो ये कहना चाह रहे हैं वाज़े तौर पर कि जो चीज़ है वो अब मौजूदा वफाकी हुकूमत के तनाजुर में भी होनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल तो जो है वो बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी होती जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये बयानियाँ अब तेज़ी से जो है वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंदा है। पूरा पाकिस्तान है, पेशावर कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। बिल्कुल। और चूंकि वो हमारे उस हिस्से में है जहाँ पे ये हालात, जैसा भी हमारे भाई ने कहा, हसन भाई ने, कि बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पुलिस के जानिब से, और वहाँ दहशतगर्दों का एक नेटवर्क बना रहा है और बनाने का मौका फराहम किया गया गुज़श्ता माजी के अदवार में। जब ये कहा गया कि इनके यहाँ पे दफातर खोल दिया जाए, जब उनको कहा गया कि यहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, यहाँ पे उनको बैठाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, तो बहसियत पाकिस्तानी कौम हम समझते हैं हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम दो टोक एक वाज़ेह पैगाम दे दें कि हम एनफ इज़ एनफ, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा क्लियर पॉइंट के साथ, पॉइंट ब्लैंक के साथ, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी कौम की जो तर्जुमानी है, जो हमारे कौम की सोच है,
उसे वादे किया गया। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, मैं एक बात समझता हूँ कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी दीगर लोग भी जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं। फलस्तीन का मसला अपनी तरफ है तो यहाँ दूसरे अपना दुकान चला रहे हैं। देखिए, ना कभी लाशों पे सियासत करनी चाहिए, ना उम्मा पे सियासत करनी चाहिए, ना मजहब पे सियासत करनी चाहिए, ना इस तरह के कई इंतजाम। हमारा दीन कहता है एक इंसान के कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जानें ज़ाया हो जाती हैं और हम सोचते नहीं है। सियासत इसका नाम नहीं है। सियासत नाम है तामीर करने का, तरक्की करने का, एक दूसरे की बात को सुनने का, समझने का, एक दूसरे के इख्तलाफात का एहतराम करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक मैंने नई चीज राइट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद पे, पाकिस्तान के जुग्राफियाई हदूद पे, पाकिस्तान के तरक्की पे, पाकिस्तान के जमूर पे, पाकिस्तान के आइन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब, आपको भी प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। मुज़म्मिल साहब, अब सूरत हाल ये दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ तक बात आती है फ़ैसलों की, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात कही थी कि अगर फ़ैसलों की बात की जाए, ऐवान बाला में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ऐवान ज़ेरी में महमूद खान अचकज़ई साहब, और अब जो है वो एक दफ़ा के MPA बने हुए सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो जो पहली मरतबा इलेक्ट होकर आए हैं, उनको वज़ीर आला नामज़द किया गया है। ये फ़ैसले जो है वो किसकी मशावरत से हो रहे हैं, या ये बानी PTI का जो है वो अडियाला जेल से अपना फ़ैसला है? सबसे पहले तो ये चेयरमैन इमरान खान साहब का फैसला है, और दूसरी बात ये कि जो उसमें आपने एक बात बोली कि पहली दफा के MP है, तो मेरा इस पे एतराज है। तो वो तो वजीर आला जो पंजाब की हैं, वो तो इससे पहले कभी काउंसलर भी नहीं मुंतखब हुई थी। तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना। और दुनिया देखें, ये 1990 की दुनिया नहीं है, ये 21वीं सदी है। फिनलैंड में और इधर जो है 36 साल के वजीर आजम और खातून वजीर आजम इलेक्ट हुई और फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुई है। तो पता नहीं हमारे पाकिस्तान में क्या ज़रूरी है कि स्टैंप लगी हो कि आप शरीफ ख़ानदान में पैदा होंगे तो ये आपका हक है, या भुट्टो ख़ानदान में पैदा होंगे तो आपका हक है। तो ये अगर एक जमात है, देखें ना, इसी जमात ने कराची से उठाकर एक सूबे में वजीर ख़जाना लगाया, तो छोटी बात नहीं थी, ये एक वो था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाके उधर जो है नंबर्स भी दिए और परफॉर्म भी किया, और तमाम सूबों को आउट परफॉर्म भी किया। तो ये कौन कर सकता है उठा के? ये खान साहब भी कर सकते हैं, और इसको जो है लोगों को देखना चाहिए और इससे जो है सबक लेना चाहिए कि अब लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ खान साहब ही कर सकते हैं, ये चीज़ एक कराची में भी एक शख्सियत का तुर्रा इम्तियाज़ रही है कि वो कराची के इलाके सरजानी में आँख खोलने या वहाँ स्पंज की चप्पल पे घूमने वाले लोगों को उठा के MP, MNA और सेनेटर लगाया करते थे। ये तो तुर्रा इम्तियाज़ उनका रह चुका है, अब इसको आगे फॉलो किया जा रहा है, जो मेरी नज़र में एक पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल, देखें, मैं तो आपको ये बात कह रहा हूँ ना कि कराची में MP और MNA तक बने ना, यहाँ पे तो वजीर खजाना, वजीर आजम और ये तक चीजें हो रही है ना, सदर तक की। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि ये जो बड़ी सीटें हैं, ये सिर्फ चंद खानदान की फैमिली का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान का हक है। और जिसको अवाम लेकर आए, जो ग्रास रूट है, और सुहेल आफरीदी जो है 14 साल 15 साल से अपनी उम्र से पॉलिटिक्स पे है, और उसने मतलब बाकायदा बड़े ओहदे गुजारे, और फिर पहली दफा जो है ना वो इलेक्ट होके वजीर आला नहीं बनना, वो काबीना में भी पिछले 19 महीने से था, और काबीना में उसने जो एक सबसे बड़ा महकमा और अहम तरीन महकमा CNW को संभाला हुआ था। और ऐसी बात नहीं है, और बड़ा एक्टिव जिसे कहते हैं काबीना में हमारे मेंबर था, और उसके सवालात और जवाबात और चीजें थी तो माशाल्लाह। और उसने 19 महीने में उससे एक भी किसी किस्म का जिसे कहते हैं उसकी कारकर्दगी हो या उस पर किसी किस्म का इल्जाम भी नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है देखने वाली होती है। और ये कौन होता है, कोई कौन होता है ये बोलने वाला पहली दफा, दूसरी दफा, ये फलां इलाके से, ये पाकिस्तान से तासुब निकल जाना चाहिए इस किस्म की। जी, लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, यहाँ तो ये भी तासुर दिया जा रहा है वाज़े तौर पर कि इनको जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला इसलिए लगाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता वो कोई रियासत मुखालिफ तकरीरें करते हैं, या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटकते हैं, या फिर अब जो है वो खान साहब ने एक बार फिर महाजराई की जो है वो तासुर जो है वो सामने लेके आए हैं कि पहले जो है, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूँगा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ऐवान बाला, मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ, ऐवान ज़ेरी में जो है वो महमूद खान अचकज़ई, और अब सुहेल आफरीदी साहब, क्या वजह है सर, क्या टफ टाइम देने की वाकई अब बात सामने आई है, या फिर अब स्ट्रेटजी जो है वो चेंज की गई है?
अच्छा देखें ना, इसमें भी इत्तेफाक की बात है, खुद ही सवाल कर लेते हैं सारे, खुद ही जवाब बना लेते हैं। अब ये जो है सुहेल आफरीदी साहब 19 महीने से काबीना में थे, तो उस वक्त तो कभी किसी ने ये बात नहीं बोली कि काबीना में इस तरह का एक शख्स है। ये एकदम रातों रात ये बात तासुर कहाँ से दे दिया। फिर अब आ जाए आपके महमूद अचकजई साहब, ये तो जो है नवाज शरीफ के भी इत्तेहादी रहे, ये पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी रहे। ये तो मेरे ख्याल से मैंने तो जब से आंख खोली है इनको मैंने ऐवान में ही देखा है जी। या तो ऐसा हो कि ये कोई अभी ऊपर से पैराशूट मोहसिन नकवी साहब की तरह आ गए हो, या तो वो तो हम तो इनको बचपन से देखते आ रहे हैं। आप भी आई एम श्योर काफी जमाने से देखते आ रहे होंगे। अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी कोई पहली दफा तो नहीं सेनेट में आए, इससे पहले भी थे वो, उनकी पार्टी भी थी, उनकी पार्टी इलेक्शन में भी लड़ती है, न कलदम है न कुछ है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आप जो है हुकूमत में जो है जब इनके इत्तेहादी बनाते हैं इनको, तो बड़ा इनको दिल लगा लेते हैं। जब 2014 में महमूद खान अचकजई साहब खान साहब के ऑपोजिट कैंप में थे, उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब और उनके साथ थे, तो उस वक्त वो अच्छे आदमी थे, आज वो बुरे आदमी हो गए। तो ये पाकिस्तान में ये जो है अब ये पावर का जिसे कहते हैं ना कि पावर कॉरिडोर में रहने के लिए एक दूसरे को कभी क्या कह देना, और कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है भाई, हमें उससे प्यार है, हमारी मतलब दिलो जान से उससे प्यार है। उसका एक एक आदमी जो है, एक एक शख्स जो है, एक एक सिपाही जो है हमारे लिए हमारा हीरो है वो। और आपको एक और बात बता दूं कि आप इस प्रोग्राम के तवसत पूरा पाकिस्तान सुन लें। ये जो मौजूदा केपी की कैबिनेट है उसने, और ये पूरे पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने ये नहीं किया हुआ कि अगर कोई फौजी जवान खैबर पख्तूनख्वा में फॉर सम रीजन अगर वो शहीद हो जाता है तो उसको केपी हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। ये पूछ लें किस सूबे ने किया भाई, ये इस मौजूदा कैबिनेट, ये मेरे हाथ से काम हुआ है। चले जो आपके तासुरात हैं सर, मैं उनकी कदर करता हूं कि जाहिर सी बात है क्योंकि वफाकी वज़रा की जानिब से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, निहाल हाशमी साहब से उसका जवाब लेना बनता है। निहाल हाशमी साहब, अता तारड़ साहब या फिर जो है वो आपके वफाकी वज़रा या जो अब इनके बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, सर क्लियर कर दें, ऐसा क्या खौफ है कि वज़ीर इत्तलात को, वफाकी वज़ीर इत्तलात को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई? देखिए, खौफ हमें नहीं है, हम अपने तजुर्बे और अंदेशे के बुनियाद पे बात करते हैं। वफाकी वजीर हो या सूबाई वजीर हो, वफाकी हुकूमत हो या सूबे की हो, हम सबकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत किया जाए, पाकिस्तान की नजरियाती, सरहदी, आइनी, कानूनी हिफाजत किया जाए, पाकिस्तान को साफ शफाफ क़यादत दी जाए, अच्छी गवर्नेंस दी जाए, सूबे और मुल्क को तरक्की के राह पे गामदान किया जाए। जो लोग क्रॉनीज होते हैं उनके साथ अवॉइड किया जाए। हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता 6 महीनों में अनथक मेहनत की, अनथक कोशिश की। वो मिडल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो या अमेरिका हो, ये UN हो, हर जगह पे पाकिस्तान की नेकनामी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अफवाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, अपने मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक मार का आज दुनिया में उसको रेफरेंस के तौर पे याद किया जाता है। तो हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग पलक को देखें, हम समझने की कोशिश करें कि कहीं पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारी महादाराइयाँ हो रही है। हम महादाराइयों को कम करना चाहते हैं, हम फायर ब्रिगेड का काम करना चाहते हैं। और खास साहब को अगर अपने लोगों पे एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके पास बड़े सीजन लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सर वजीर आला अभी नामजद हुए हैं और उसके बाद अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, आपने तेल की धार तो देखी नहीं और उस पर फैसला सादिर कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई ना? देखिए, ये वाले तेल के धार अगर एक बार धार निकल जाए तो फिर आग लग जाती है, फिर एक माचिस की तीली फेंकने की देर होती है, फिर तेल अपना धार दिखा देता है। फिर आप और हम मीडिया में बैठ के ये बात करते हैं कि जनाब आपने पहले क्यों नहीं किया, आप इंतजार कर रहे थे कि आग लग जाए। जब तेल फेंका जा रहा था तो आपने देखा नहीं, तेल फेंक दिया, कोई आके माचिस की तीली लगा गया। अब हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, यह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वाज़ेह तौर पर सुनी होगी और जाहिर सी बात है आपकी पार्टी यही क्लेम करती है कि ये फितनतुल ख्वारिज जो हैं इनके सबसे ज़्यादा, या जो खारजी हैं तहरीक तालिबान हैं, उसकी ज़्यादातर जो है वो अताब का शिकार आप लोगों की पार्टी रही है और आपकी तो लीडर ने इस बात पर कुर्बानी भी दी है। अब आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, क्योंकि DGISPR साहब अगर आकर ये बात कर रहे हैं कि सियासी पुष्टपनाही तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर से हासिल है, तो फिर उन अनासिर को निकालना या फिर उनको मौका देना चाहिए या फिर उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक या दो जमातें ऐसी दिखाई देती हैं जो बातचीत पर जोर दे रही है तहरीक तालिबान पे। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है जी। हम तो, हमारी तो शहादतें हैं, हमारी क़यादत से लेके आम कारकुन तक आप देख लें, तो हम लोग तो सारे कोई भी, हम तो किसी सूरत भी दहशत गर्दी की बल्कि आंखों में आंखें डाल के अगर बात की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और उसके कारकुनों ने की है। हम तो हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ रहे हैं, हम तो अमन की बात करते हैं। अब देखें, अभी बात हो रही थी तो मैंने पहले ये अर्ज की है कि CM कोई भी बने, लेकिन वो तब्दीली जमहूरी होनी चाहिए, उसमें जमहूरी रवैयों को भी पामाल नहीं होना चाहिए, उसमें जमहूरियत को भी पामाल नहीं होना चाहिए और जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद फौरन जब आपने तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव को बोलने की तो उन्होंने फौरन भुट्टो का नाम लिया कि जी जुल्फ़कार अली भुट्टो का बेटा या बच्चा होना ज़रूरी है या नवाज शरीफ के घर पैदा होना। मुझे मियाँ साहबान का तो नहीं पता, लेकिन भुट्टो के घर पैदा होना कोई इतना आसान नहीं है जी। सारे भुट्टोज मरे ही हैं, शहीद ही हुए हैं, कोई भी उनमें तबई मौत नहीं मरा जी। और अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल भी कभी भी किसी भुट्टो ने कहा हो कि मैं CM के लिए अपने कारकुन को ही नामजद करते हैं। खुद तो कभी भी CM नहीं बने वो वहाँ पे। कौन सा ऐसा लालच हमारी नज़रों में देख लिया जिसकी इतनी बात करनी पड़ गई। और ठीक आप कह रहे हैं, पहली बार वाला भी कोई ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार जो बंदा हो उसको CM नहीं बनना चाहिए। खदशात होते हैं। आपने ये तजर्बा पंजाब के अंदर करके देखा है। उस्मान बुज़दार जैसा तजर्बा जो है वो अगर दोहराया जाएगा तो उसके नतायज जो हैं वो भुगतने तो कौम ने होते हैं। आज उस्मान बुज़दार के जो नतायज हैं वो आ रहे हैं सामने, तो भुगत रहे हैं ना। वो तहरीक इंसाफ तो नहीं भुगत रही, वो तो अब पूरी कौम भुगत रही है। तो इसलिए इन चीज़ों का ऑपोजिशन जो होती है वो बात भी करती रहती है, उससे इतना गुस्सा और नाराज़गी नहीं होनी चाहिए जी कि आप ख़ानदानों तक चले जाएं कि वो होने ज़रूरी हैं। कोई वो ज़रूरी नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपके ये मुल्क है, ये तजर्बागाह थोड़ी है कि उस पर तजर्बे किए जाएं। और फिर अगर किसी के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं उनके CM बनने से पहले, मुझे नहीं पता वो गलत हैं या सही हैं। इल्जामात है ना जी, बिल्कुल। तो खान साहब तो खुद कहते होते थे जिस पे इल्जामात लगे उसको साइड पे हो जाना चाहिए, अपने आप को क्लियर करे और फिर आगे अपना ओहदा संभाल ले। और अगर ना अपने आप को क्लियर कर सके तो वो फिर उसकी सजा भुगते। अगर इतने संगीन नतायज के इल्जामात लग रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं कि वो दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करते थे, अफवाज पाकिस्तान के कत्ल से लेके एक आम आदमी की शहादत तक उसमें उनके मुलव्वस होने का खतरा है, तो ये इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। आपके पास और भी अक्सरियत है, आप कोई नीट एंड क्लीन आदमी ला के बिठा दें। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। सोसाइटी में से अगर आप बर्दाश्त ख़त्म करते जाएंगे तो फिर हम मिल के बैठ के बात भी नहीं कर पाएंगे। हमें बैठना चाहिए, सियासतदान है, सियासी कारकुनान है, बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे ना। ठीक है, हम तो रास्ते बंद करने की कोशिश करते जा रहे हैं। ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब, मैं कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर, कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बिल्कुल, देखें, इल्जाम अपनी जगह, सजा अपनी जगह जी। तो उस पर FIR है, कहीं सजा है, कुछ है तो बता दें। इल्जाम तो फिर सारी पार्टी के बल्कि बड़े बड़े लीडरान पे थी। और अभी आपने 2024 के इलेक्शन से पहले देखा कि कैसे लंदन से लाया गया, कैसे जो है FIR खत्म हुई गई। फिर आपको याद होगा 2022 में जब वजीर आजम लगे थे उन पे तो सजा वो जो है वो लगनी थी, तो एक दिन पहले उनकी जो है वो सजा थी, वो उसको मुअत्तल किया गया, उनको वजीर आजम बनाया गया। तो ये सारी चीजें इनकी की हुई है, इनके सामने इनके घर की बातें।
और खुदा के वास्ते यंग जनरेशन को काम करने दें, आगे आने दें। इनकी पार्टी में भी यंग लीडरशिप ही आ रही है, इस तरीके से जेलसी अच्छी बात नहीं है। और आप आए, आप मैंडेट लें, आप जीतें, आप भी जो करते करें। हम तो नहीं कह रहे ना इनकी पार्टी के मामलात में कि आपने क्यों चेयरमैन किसको बना दिया, किसको क्या कर दिया। हम तो नहीं कह रहे ना कि नून लीग क्या करिए, हमारे मामलात में इनको घुसने की क्या पड़ी हुई है। मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़म्मिल असलम साहब, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीथ पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी और सारी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमती सतह के ऊपर भी इस बात को अप्रिशिएट किया गया है कि डॉन मीडिया ग्रुप ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, वाज़ेह तौर पर ख़ुद हुकूमत भी आलमी सतह के ऊपर या फिर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यह आवाज़ उठा रही है कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार जो है वो 1% से भी कम है, लेकिन उसके असरात जो रूनुमा हो रहे हैं उससे पाकिस्तान बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम में आपको वार्मली वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहबा, इस तमाम तो सूरत हाल पर क्या कहेंगी? पहले ब्रीथ पाकिस्तान के ऊपर आप जो है वो बताइएगा। दूसरा ये कि जो माहौलियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, इसके असरात आपने भी देखे, मैंने भी देखे, कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान में हर साल आ रही है, इस पर क्या कहेंगी? किस तरह इसको रोका जा सकता है या किस तरह से इससे नबरदाज़मा होने के लिए पहले से जो है वो खुद को तैयार रखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि आई कंग्रेचुलेट जो डॉन मीडिया ग्रुप है कि मीडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन के अराउंड, और ये अवेयरनेस रेजिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन रही है ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स मजीद जो है टेकअप करने चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन। और इसके अलावा हम इस तरह से बहुत सीखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट है एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, कौन क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से आ सकते हैं, कोलैबोरेशंस कैसे इनहैंस की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त जो है वो स्टेप है और ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस रेजिंग में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है पिछले साल से। तो वंस अगेन आई विश गुड लक। जो ये 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है कॉन्फ्रेंस और इसके आगे जो जो हमारी रिकमेंडेशंस आएंगी, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है उसको टेकअप कर रही होगी। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए एयर पोल्यूशन पाकिस्तान में कुछ अरसे से या कुछ एक आध डेकेड से ये एयर पोल्यूशन का मसला बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। से पहले फॉग होती थी जो कि धुंध होती थी, आम कॉमन होती है प्लेन एरियाज में, लेकिन अब ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं जिसमें व्हीकुलर एमिशन, गाड़ियों का धुआं, ईंटों के भट्टे का धुआं, फिर जो फसलें जलाई जाती हैं, फिर एक मसला है कि ये इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, ये एयर शेड है, यानी कि यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वहां पे जो इंडियन पंजाब साइड पे जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पर मूव कर जाती है एयर शेड की वजह से। लेकिन क्योंकि मैदानी इलाकों में ये ज्यादा रहती है और यहाँ पे हमारे जो सॉल्ट माइंस हैं या जो नमक की कान है उसकी वजह से ये नॉर्थ साइड पर कम होती थी, ज्यादा नहीं आती थी, वो एज अ बफर एक्ट करता था। लेकिन अब ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर इसके अलावा एक और मसला है कि जो एयर शेड होता है वहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, यानी हल्का सा मौसम ठंडा होता है तो कोल्ड एयर ट्रैप हो जाती है वार्म एयर के ऊपर और वो अपने अंदर पोल्यूटेंट ज्यादा ट्रैप करती है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है और इसके लिए अब पिछले 1-2 सालों से जो पंजाब हुकूमत ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ज्यादा इस दफा हम उसके देख रहे हैं कि उसके असरात भी हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो गए, जो कि स्मॉग स्ट्रैटेजी पंजाब गवर्नमेंट ने ली और इसको ईयर राउंड जो है उन्होंने एक एपिडेमिक के तौर पे ट्रीट करना शुरू किया, ना कि सिर्फ सीजनल अप्रोच ली। इस वजह से जो है हमें उसके फायदे भी नजर आना शुरू हो गए हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कंट्रोल की जा सकती है थ्रू गुड मेजर्स। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आलमी सतह पर जो आलमी बिरादरी है वो इस पर क्या अपना किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि अगर सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें, सबसे ज्यादा मुतासिर है इस वक्त एयर पोल्यूशन की हम बात करें या फिर माहौलियाती तब्दीली की हम बात करें, पहले हम सैलाब से नबरदाज़मा थे, अब जो है वो सर्दियां आ रही हैं तो अब स्मोग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। कैसे जो है वो आलमी बिरादरी इस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका इस हद तक जो है वो इस मामले के ऊपर कोई इनिशिएटिव है या फिर कोई ध्यान है। जी डॉक्टर साहब, देखिए इस दफा जो आपका स्मॉग का सीजन है वो जरा थोड़ा सा जल्दी शुरू हो रहा है और उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं। जब सैलाब आते हैं तो सैलाब जब पानी उतरता है तो वहां पे जो रेत के ज़रात होते हैं,
जो आपकी एग्रीकल्चर जमीनों में धंसे हुए होते हैं। इसके अलावा नमी वाली हवा अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को ज्यादा होल्ड कर सकती है, तो इस वजह से भी स्मॉग जल्दी शुरू हो जाती है। अभी मसला ये है कि मुझे लगता है कि पहली बात ये कि पाकिस्तान को अपना केस डेटा की बेसिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, दुनिया को बताने के लिए। एयर डिप्लोमेसी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये वाटर डिप्लोमेसी, ये इनहेंस करे। मल्टी क्राइसिस डिप्लोमेसी जैसे कि डॉन मीडिया ग्रुप जो ये ब्रीथ पाकिस्तान करवा रहे हैं, ये भी एक इनिशिएटिव है जिसके जरिए पाकिस्तान दुनिया को बता सकता है कि उनका ये मामला क्या है और किस तरह हम सफर कर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। और हमें जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो रिक्वायर्ड है, रेपरेशंस भी रिक्वायर्ड है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एड भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मसला हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी जरूरत है कि अपना जो केस है ये भी बताए कि हमें किस वजह से जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो डेटा भी शेयर नहीं करता, वो कोई हमारे साथ मिलकर डिप्लोमेसी करने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत में हमें नॉलेज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उस सब की जरूरत है। हमारे जितने वसाइल हैं हम उसमें रहते हुए एडेप्टिव कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां दुनिया का रोल आता है वो भी बहुत अहम है और दुनिया को पाकिस्तान को लेवल पे रख के बात करनी चाहिए। हम कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हर बात पे हम एड मांग रहे हैं। हम वो मुल्क है जो आपकी वजह से मुतासर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, और आप हमें उसमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे, जबकि पेरिस एग्रीमेंट आपको बाउंड करता है कि आप हमारे जैसे ममालिक को सपोर्ट करें। अभी फ्लड्स आए हैं इंटरनेशनली, कोई हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से यहाँ पाकिस्तान को थोड़ी डिप्लोमेटिकली अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और ये ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एक स्टेप है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग क्लाइमेट एंड एयर डिप्लोमेसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, आपने अपनी वक्त निकाला और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपने रोशनी डाली है। ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम इस वक्त डॉन मीडिया ग्रुप की तरफ से जारी है। पिछले साल भी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी और इस साल भी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके तमाम गैर मुल्की सुफरा को जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। वो खिताब कर रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी से या फिर माहौलियाती तब्दीली से जो पाकिस्तान पर असरात मुरतब हो रहे हैं और इस पर आलमी बिरादरी की तवज्जो किस तरह मरकूज़ की जा सकती है, ये इनिशिएटिव डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से जो लिया गया है उस पर रोशनी भी डाली जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।